होता है। सबके लिए है ये, जो नहीं दे रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों के ही आते हैं भाई। देना स्टार्ट करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम लोग सोचो कि बस पता नहीं, तुम, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम लोग करते कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, मुझे तो ये भी नहीं मालूम करते भी हो कि नहीं करते हो, या आज पूरा दिन तुम सोए हो सुबह से लेकर 3 बज गए हैं, ये भी नहीं पता मुझे। आप लोगों की 1 हफ्ते की छुट्टी की सिर्फ इसीलिए कि तुम लोग एग्जाम दे लो, राइट, ढंग से दे लो। उसके बाद तुम एग्जाम के बाद आए, कोई नहीं है, बिल्कुल तुम वैसे लेजीनेस में ही हो जैसे तुम पहले थे। कोई एक्टिवनेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, 2-1 बच्चों को छोड़ के। और मैं नाम भी बोल देती हूँ, सिर्फ सौम्या और अमनदीप, आंचल, ये कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं ग्रुप्स में, बाकी कोई भी बच्चा नहीं है। एक नवजोत भी भेजती है। बाकी तुम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हो, मेरे को तो समझ आता नहीं है फिलहाल। ऐसे ही चलेगा तो कुछ नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को। सो बेसिकली हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया था। आज मेरे को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म कराना है, मतलब खत्म तो नहीं होगा नो डाउट, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, मतलब सैटरडे तक अपना, क्योंकि कल भी अपनी क्लास है और परसों भी अपनी क्लास है। सो ये वाला चैप्टर जो है इसी हफ्ते जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, नेक्स्ट वीक ये संडे को तुम्हारा क्या है, मेजर टेस्ट है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मेजर टेस्ट है तो उसका एक रखूंगी फिर मैं सेशन, पेपर डिस्कशन का। वो रखना जरूरी होगा, मेजर टेस्ट। ठीक है। सो बेसिकली इस हफ्ते तुम्हारा ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक तुम्हारा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन स्टार्ट कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज मैं बेसिकली तुम लोगों को ये बताऊंगी कि है क्या, पहली बात तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हमें इसमें देखनी होती है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, राइट। किसी ने हो सकता है सुना हो, किसी ने हो सकता है नहीं सुना हो, कायरल कंपाउंड्स, कायरल सेंटर, ये सब। फिर मैं तुम्हें मॉलिक्यूल में आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगी, जैसे मैंने तुम्हें इजेड कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया, तुम्हें तुम्हें ये पता चला कि सीक्वेंस रूल को समझ के कि ये हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है और ये लो प्रायोरिटी का ग्रुप है, उसके बेसिस पे तुमने इजेड लगाया। यही कर रहे थे कल तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या बताऊंगी तुम्हें, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये आर क्या है, एस क्या है, वो सब मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। और यस, क्वेश्चन सॉल्विंग तो होगी, राइट। अब मैंने कल तुम लोगों को वैसे डीपीपी 1 दी थी और एक दो बच्चों के मेरे पास डाउट भी आए थे। एक तो आंचल का डाउट था और एक मेरे को पता नहीं कौन से बच्चे का डाउट था। तो जो भी बच्चे का डाउट है वो क्लास के बाद यही रुकोगे, मैं आपका डाउट क्लास में ही क्लियर करूँ, ठीक है जी। आंचल और बाकी उनका मुझे पता, ठीक है, चलो। सो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि कल मैंने क्या कराया था बेटा। सो कल हमने इजेड कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी, कैसे देखते थे, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, सीक्वेंस रूल पता होना चाहिए, है ना। यस मैम। इसको तुम बेसिकली इसको तुम सिप रूल भी बोल सकते हो, राइट। कुछ सीक्वेंस रूल थे, सिप रूल हमने बोला था, उसके बेसिस पे तुम लोग बताते हो, है ना। उसके अलावा हमने क्या किया था, साइक्लो एल्कीन के केस में हमने क्या देखा था, साइक्लो एल्कीन के केस में हमने देखा था कि 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग जो है जीआई नहीं दिखाती, लेकिन हाँ 8, 9, 10 और ऊपर, उससे ऊपर वाली रिंग क्या है, जीआई हमें दिखा रही थी, याद करो, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा था, उसके अलावा हमने देखा था ऐसे वाले कंपाउंड में जिसमें साइक्लिक रिंग भी है प्लस एल्कीन भी है, उसमें कैसे जीआई देखते हैं ये भी हम लोगों ने कर लिया था। उसके अलावा हमने कैलकुलेशन ऑफ जीआई किया था, याद करो, कि हम कैसे पता लगाएंगे, भाई टाइम से आया करो, ये कोई टाइम नहीं होता, 3 बजे की क्लास है ना, 8 मिनट लेट आ रहे हो हर्ष जी। कैलकुलेशन और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इसमें मैंने 2 केस बताए थे। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो आपके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 2 raised to power n, और n 2 नंबर है, 1 मिनट लेट प्लीज भी,
एन वो नंबर है जो बेसिकली क्या दिखा रहा है, जो एरिया जीआई शो कर रहा है, वो एरिया आपका डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, आपका वो साइक्लोएल्केन वाला हो सकता है। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लग रहे थे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, अगर n जो है इवन है। अगर n ओड है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 रेज टू द पावर n+1/2-1। यहाँ पे n क्या था हमारा, ओड था। तो ये सब जो है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आप डीपीपी ट्राई करना। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कुछ कुछ ना भी बने, तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अपने आप को ये सोच के थोड़ा पॉजिटिव कर लेना, क्योंकि अभी अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है और हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर आपके 20-22 में से 10 क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे से जो नहीं हुए हैं आप लोगों को अच्छे से मेरे साथ डाउट क्लियर करने हैं। हालांकि मैं सॉल्यूशन भी भेजूंगी उसका, पहले वो देखना कि मैम ने कैसे इसको किया है, बट फिर भी समझ में नहीं आता तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, सो यस, ये था अपना प्रीवियस क्लास का, राइट। आई होप याद आ गया हो कि हमने यही किया था। उसके बाद मैं चलूंगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। तो ये हाथ वाथ तो मैं पहली बात है बनाने की जरूरत है नहीं, इसको मैं अपने तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि जो आज की क्लास है वो थोड़ा सा इमेजिन करने वाली क्लास है। मतलब यू हैव टू इमेजिन द लाइक मॉलिक्यूल, कि किस तरीके का मॉलिक्यूल है ना, उसमें प्लेन पास होगा या नहीं होगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी, मैं सिखाऊंगी उसको कैसे करना है बेसिकली। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, देखो इसमें ना दो टर्म आती हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। एक ऑप्टिकली एक्टिव टर्म आती है और एक आती है टर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं मैं अभी बताती हूँ, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जो नहीं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो नहीं करेंगे। ये मैंने तुम्हें उसमें भी है ना, कोऑर्डिनेशन में भी आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा बताया था मैंने, है ना। Yes, फिर यहाँ पे मैं एक बार तुम्हें फिर बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, जो वो इनऑर्गेनिक का था दैट वो सिंपल, मतलब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सिर्फ उतना भी तुम कर लोगे जितना मैंने नोट्स में बनाया, वहीं से सवाल आ जाएगा तुम्हारा। देखो अब इसमें हम लोग ना सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टर्म कैसे आ रही है, हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं हमेशा लेती हूँ मेरे हैंड का। सारे बच्चे देखेंगे जो ये मेरा हैंड दिख रहा है, अगर तुम अपना भी अपना लेफ्ट हैंड ले लो और अपने जब तुम लेफ्ट हैंड को मिरर में देखोगे तो वो तुम्हें राइट हैंड की तरह दिखाई देगा। कभी देखा है ये? yes, ma'am. इस वाले हाथ को मिरर पे लेके खड़े हो जाओ, वो तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा। सो यानी कि इधर देखो यहाँ पे, तो यानी कि मेरे लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज मेरी राइट हैंड की तरह दिखाई देगी। ठीक है, तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो मुझे राइट हैंड साइड पे दिखता है, जैसे तुम्हें इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। देखो इधर, अगर मैं इसका मिरर इमेज देखूं, देखो ये आपको यहाँ दिख रहा है, COH आपको यहाँ दिख रहा है, NH2 यहाँ दिख रहा है, देख रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, सो सेम ऐसे ही कि मेरे लेफ्ट हैंड की मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, यही रीजन है एक्स्ट्रा क्लास लेने का। ठीक है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से समझना, अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर करके जाओगे। आपको जो भी डाउट्स हैं वो मैं आप यहाँ पे क्लियर करूंगी। आप 4:30 के बाद भी मुझे रोक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि मैम क्या समझाना चाह रही है ना। चलो, तो बेसिकली मेरे लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज मुझे राइट हैंड दिख रही है, राइट। ओके, अब तुम इधर देखो, अगर मैं इस हाथ को या कोई भी हाथ को अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। मैंने एक वर्ड यूज किया था सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं ये वाला हाथ यहाँ पे रख रही हूँ, आप ये भी कर सकते हो, तो बेसिकली ये मेरे हैंड्स कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो सुपर इम्पोज क्या होता है, सेम के नीचे सेम के जैसे मान लो इंडेक्स फिंगर के नीचे इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर के नीचे मिडल फिंगर, देख रहे हो, रिंग फिंगर के नीचे रिंग फिंगर, छोटी फिंगर के नीचे छोटी फिंगर, राइट। ये हम बोलते हैं
सेम के नीचे सेम कि भाई साहब सुपर इम्पोजेबल हो गया, लेकिन ये हमारी क्या चीज है, सुपर इम्पोजेबल। क्योंकि देखो ना, मेरी जो ये मिडल फिंगर है इसके नीचे मेरी स्मॉल फिंगर आ रही है, गेटिंग माई पॉइंट। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब आप ये बोलोगे मैम इसको ऐसे रख दो, नहीं आप इसको ऐसे रोटेट कैसे करवाओगे, आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपके सामने है, आपको ये इसके ऐसे ऊपर रखना है, रोटेशन नहीं कराओगे। ऑर्गेनिक में रोटेशन हमें सोच समझ के करवानी पड़ती है कि कौन सी रोटेशन अलाउ है और कौन सी रोटेशन अलाउ नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। ये हमारे क्या हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गए, है ना, एक चीज। अब एक वर्ड आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो भी मैं बताऊंगी। अगर मैं मेरे इस हाथ की बात करूं, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बेटा कहीं से भी काटो इसको, मतलब कहीं से भी तुम बेसिकली काटो, मान लो मैं यहाँ से कर रही हूँ, यहाँ से काट दो या यहाँ से काट दो, जब मैं काट रही हूँ क्या तुम्हें मेरे हाथ में कोई सिमेट्री दिखाई दे रही है? नो मैम। नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब मेरा ये वाला हाथ तुम्हें कैसे दिख रहा है, एसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो जब एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स की मैं बात करती हूँ तो वो क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, समझे? यस एसिमेट्रिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये वो कंपाउंड होते हैं बेटा जहां पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, मैम ये होता क्या है अभी मैं बताऊंगी भी सही। जैसे एक चीज तो मैंने तुम्हें दिखा दी, यहाँ से अगर तुम प्लेन पास कर रहे हो, प्लेन बेसिकली क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन जो तुम मॉलिक्यूल से पास कर रहे हो और वो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, गेटिंग माय पॉइंट। अगर एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है तो क्या बोलते हैं, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में भी लेके जाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, ऐसे वाले कंपाउंड्स मेरे एसिमेट्रिकल होते हैं। और अगर उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो मेरा मॉलिक्यूल कैसे होगा बेटा, ऑप्टिकली। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसा होगा, जो कि सिमेट्रिकल होगा, जो कि सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, है ना, यस और नो। मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मतलब हो सकती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, कोई अल्फाबेट ले लो, ये लो, मैंने शायद पहले बताया, इसको बीच में से काटो, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड है, तो बेसिकली क्या है, ये वो प्लेन है जिसने मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे प्लेन पास हो गया, ठीक है। अभी इसको और डिटेल में लेके मैं आगे जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो मतलब बस तुम्हें इतना समझना है कि वो वाले कंपाउंड्स जो कि एसिमेट्रिकल, मतलब जिसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, वो आपके क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और जहां पे किसी तरीके का सिमेट्री प्रेजेंट है, अब सिमेट्री में वही प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव। और जो मेरा हाथ है, दैट दिस इज एसिमेट्रिकल, तो ये मेरा हाथ क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अब दो चीजें आती है बेटा, एक तो क्योंकि मैं तुम लोगों को जेई के लिए पढ़ा रही हूँ, तो हमारे सामने तो मॉलिक्यूल मिलेगा पेपर में और हमें बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, सो हमें उस तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। बट अगर मानो आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको ये जानना है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो लैब में किस तरीके से पहचानते हैं, मैं एक छोटा सा चीज आपको दिखा देती हूँ। हालांकि ये आपके काम का नहीं है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लैब में हम किसके थ्रू हम क्या चीज ऐसे करते हैं जो हमें पता लगा के देती है कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है ना। सो बेसिकली लैब में हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पोलैरीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट। कौन से नाम का इंस्ट्रूमेंट, पोलैरीमीटर। 11th-12th में नहीं होते, ग्रेजुएशन मास्टर्स में अगर तुम केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो सकता है बीटेक में भी हो, ठीक है। बट मेरे को याद है मैंने अपने मास्टर्स में किया था ये एक्सपेरिमेंट, बट डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कैसा है, ठीक है।
सो हो सकता है बीटेक में भी हो एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। तो इस तरीके से कुछ एपरेटस होता है, तुम गूगल पे भी सर्च मार सकते हो। जो भी उस एपरेटस में चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो वहां पे हम एक तो लाइट सोर्स लेते हैं। अब लाइट सोर्स से तो क्या आ रही होगी, लाइट आ रही होगी हर एक डायरेक्शन में, देखो ठीक है। और बीच में हम क्या रख देते हैं, एक पोलराइजर रख देते हैं। वो जिस जनरली जो हम वो पोलराइजर लेते हैं उसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बेसिकली उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि जो ये ऑर्डिनरी लाइट जो कि हर डायरेक्शन में तुम्हें देख रही है, तो उसको एक एक पर्टिकुलर प्लेन में लाती है। क्या लाती है, पर्टिकुलर प्लेन में। मतलब जैसे मान लो ये हर डायरेक्शन में है, देखो इधर है ना। तो जब आप इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हो, जिसको आप पोलराइजर भी बोल सकते हो, तो जब ये इसमें से पास करते हो तो बेटा आपको जो लाइट दिखती है वो किसी एक प्लेन में ही दिखाई देती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। फिर इसके बाद वहां पे एक पोलैरिमीटर ट्यूब होती है, सबको दिख रहा है, दिस इज पोलैरिमीटर ट्यूब, ऐसी ही होती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इन्होंने लॉन्ग बोला हुआ है, ठीक है। वो आपको नहीं रखना ध्यान कि कितने सेंटीमीटर है, नहीं, न्यूमेरिकल नहीं करने हमें, इस पे ना आते हैं। तो इस पोलैरिमीटर ट्यूब में हमें क्या करना है, सैंपल लेना है। क्या लेना है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। हमें सैंपल लेना है, मतलब कोई सोल्यूशन लेना है बेसिकली, जो हम चेक करना चाहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई सोल्यूशन ले लिया, कोई भी सोल्यूशन, मान लो मैंने अमाइनो एसिड का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, इधर देखो ये क्या है, आपको दिख रहा है जिसपे ये डिग्री लिखा हुआ है, एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्या होता है बेटा, एनालाइजर होता है। ये क्या होता है, एनालाइजर। पढ़ लो इसको बेसिकली। ये क्या करता है एनालाइजर, यहाँ पे ये आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से दिखेंगे, डिग्री दिखेगी। और यहाँ पे होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब हम जो बेसिकली देख रहे हैं। तो होता क्या है मेरा बेटा, जब ये ऑर्डिनरी लाइट, ध्यान से सुनना, जब ये ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास होती है तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही आपको दिखाई देती है, हर प्लेन में नहीं दिखाई देगी, राइट। और जब इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक प्लेन में दिखाई देती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। और जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम हमारे पोलैरिमीटर ट्यूब में जो सोल्यूशन भरा हुआ उसमें से पास करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मेरा सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइन आपको ऐसे नहीं दिखेगी सेम प्लेन में, वो रोटेट करती हुई दिखाई देगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये देखो आपको दिखेगा नहीं, ये देखो इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे सैंपल में, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि रोटेट हुई है, कितना हुई है, वो आप इसमें देखोगे, इसमें देखोगे, इसमें आपको क्या दिखेगा कि कितना एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है, जिसको हम ऑप्टिकल रोटेशन भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कितना वो लाइट रोटेट की, हम लोग एंगल मेजर कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि बेटा अब ये क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, डिपेंड कि जो बेसिकली सॉल्यूशन लिया है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट। हो सकता है कि क्लॉकवाइज घूमे, हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो आपको यहीं से ही पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से ही। आप ऐसे पता नहीं लगा पाओगे सोल्यूशन को देख के, भाई ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, ठीक है, समझे? अच्छा, अब अगर मान लो, मैं दोबारा भी एक बार रिपीट कर दूंगी, पहले सुन लो। अगर मान लो इस सैंपल में जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, तो जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पोलैरिमीटर ट्यूब से पास होगी तो आपको कोई भी रोटेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये जैसी लाइट है जिस प्लेन में, आपको वैसे ही दिखाई देगी। मतलब there will be no rotation observed if your sample, if your compound, if your solution is optically active. Rotation is only मैं बोलूंगी shown by optically active substances. Getting my point? तो रोटेशन जितनी भी होगी वो हम इस एनालाइजर से देखते हैं कितनी होगी। अगर रोटेशन हो रही है, बेशक क्लॉकवाइज हो रही है
या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो मतलब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर तुम्हें जो ये सुई कहीं नहीं दिखेगी, मतलब एक ही जगह खड़ी मिलेगी, मतलब वहां पे कोई रोटेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरा कंपाउंड जो मैंने इसमें पोलैरिमीटर ट्यूब में लिया है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन से आप लोग पता लगा पाते हो कि आपका कितना रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं हो रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई आप लोग? यस यस। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी तुम बना सकते हो अगर मैं तुम लोगों को लिखवाना चाहूँ, क्योंकि ये डायग्राम बनाने की तुम लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। मैं सिर्फ मैंने हल्का सा आइडिया दिया कि लैब में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली बेटा जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, अगर तो वो क्लॉकवाइज घूमी या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमी, ठीक है, आफ्टर पासिंग थ्रू पोलैरिमीटर ट्यूब, तो यानी कि हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओ सॉरी एक्टिव। ठीक है, अगर अगर किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमी, नो रोटेशन, तो वो क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है क्या, देखो एक बार थोड़ा सा। यस मैम। सौम्या, रविंदर, प्रतीक, ठीक है क्या? यस मैम। नवजोत, यस मैम। हर्ष, ये हरविलास, हर्ष ही ज्वाइन किया है क्या? यस मैम। विवेक, दीप्ति, ठीक है। देख लो कितने कम बच्चे आए, और जबकि मैंने कल बोला था कि कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा, फिर स्टिल छुट्टी मारी। क्या करो, क्या करो, तुम बताओ क्या करो। जब तुम्हारा, आपको पता है जब तुम लोगों का बैच स्टार्ट होने वाला था पंजाब उत्तराखंड का, तो लाइक टीचर्स को, जैसे तुम लोग बूट कैंप में मिले होगे टीचर्स को, तो तुम्हारी इतनी तारीफ हुई थी ना, लाइक हमारे यहाँ अवंती में, कि पंजाब के बच्चे बहुत डेडिकेटेड हैं, मतलब हद ज्यादा सिंसियर हैं, है ना, रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, मतलब बहुत ज्यादा मतलब चाहते हैं पढ़ाई करना। और मेरे को ये बात सुन के बहुत खुशी हुई। तो इसमें से ये दो बात तो सच है कि तुम लोग रिस्पेक्ट तो करते हो अपने टीचर्स की, आपका जो बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सबका। लेकिन जो ये डेडिकेशन वाली चीज थी ना बेटा, कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ गई है। कुछ बच्चे तो डेडिकेटली आ रहे हैं अब से, अब तक, है ना, जुलाई में आई गेस स्टार्ट हो गया था बैच तुम्हारा। यस। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जो है कोप अप कर पाए, तो वो देख के बड़ा मेरे को खराब लगता है कि बच्चे तो काफी थे मेरे ख्याल से, और अब लगभग तुम भी 21 बच्चे जो है वो रेगुलर रहते हैं क्लास में। बोलने के बाद मैंने कितनी बार बोला था कि क्लास मिस मत करना, मत करना, आ जाना आ जाना, बट स्टिल नहीं आए। खैर छोड़ो, जो आए हैं वो ध्यान दो। क्या तुम्हें पता चला कि किस तरीके से जो है देखते हो आप ऑप्टिकली एक्टिव? लेकिन पेपर में तो तुम्हें नहीं मिलेगा ना पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट, अच्छा खासा होता है भाई, अच्छा खासा बड़ा, तुम लोग देख भी सकते हो उस पे, यूट्यूब पे पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट से कैसे एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करते हैं। कभी टाइम हो तो देखना, मुझे बताना, फिर मेरे को तो बड़ा टाइम हो गया इसको एक्सपेरिमेंट को किए हुए। ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली लेकिन हमारे पेपर में तो हमें ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, वहां तो लाइक हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी, है ना, कि पता लगाने के लिए कि भाई साहब पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट लाओ और पता लगाए हम ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, राइट। सो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है, चलिए। ओके, सो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं क्या? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, है ना, मतलब अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो मतलब उसकी बेसिकली मिरर इमेज होगी। अभी ये मैंने बताया था ना, तो इधर ये हैंड्स वाला एग्जांपल लो, मेरा जो ये हैंड है इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या आपस में सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। तो अगर मान लो मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, सॉरी मैं बार बार इनएक्टिव बोलूं, एक्टिव है, और अगर मेरा मान लो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट, तो
क्या होगा, रोटेशन आपको दिखाई देगी, राइट। तो ऐसे ही मान लो अगर कोई आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या होगा, उसकी रोटेशन आपको दिखाई देगी। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर है क्या, पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, जैसे तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपस में मिरर इमेज है। हो सकता है कि इसने क्लॉकवाइज रोटेशन पीपीएल जो है क्लॉकवाइज घूमी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ये तो उसी से ही पता चलेगा पोलैरिमीटर से। बट एक क्लॉकवाइज घूमा होगा और दूसरा क्या घूमा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यस और नो? यस मैम। इसका मान लो अगर इसका रोटेशन +30 है तो इसका क्या होगा, -30। गेटिंग माई पॉइंट? जो हम बोलते हैं ना क्लॉकवाइज घूमा, ध्यान से सुन लो, क्लॉकवाइज वो हम बोलते हैं उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। उसको हम ऐसे स्मॉल प्लस से दिखाते हैं बेटा, स्मॉल डी और ब्रैकेट में हम प्लस भी लिख सकते हो। हाँ, तो स्पैमर आ चुका है क्या अपने क्लास में? है कौन है ये सिमरदीप? बड़े वेले लोग हो यार तुम लोग। लेफ्ट हो गया क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, मैं तभी सोचू सिमरदीप तो है ही नहीं अपनी क्लास में। तो खैर छोड़ो। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसको हम बोलते हैं और हम उसको कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एल और ब्रैकेट में हम ऐसे माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हम यूज करते हैं, राइट। इसको मैं आगे भी यूज करूंगी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, ठीक है। सो ये रहता है, समझ गए? तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो भाई साहब, अगर ये मान लो +30 घुमा रहा है, इसकी मिरर इमेज क्या है ये, तो अगर ये +30 घुमा रहा है तो ये क्या घुमाएगा, -30 घुमाएगा। एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। ओके मैम। ऑप्टिकल रोटेशन को आप अल्फा से दिखाते हो। तो अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो, अगर ये +α मान लो कोई भी एंगल से रोटेट कर रहा है तो ये -α से दिखाएगा, बिकॉज बोथ आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो यस, ये था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने आता है, उतारिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है बेटा, सिंपल भाषा में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, वो प्लेन जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, वहां पे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे अभी मैंने तुम्हें ये ए दिखाया था, अगर तुम यहाँ से पास कर देते हो तो बेसिकली इसने क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। अगर मैं बी ले लूं अल्फाबेट, यहाँ से प्लेन पास कर दो तो देखो इसने इक्वल पार्ट, कोई भी बेटा जरूरी नहीं है कोई एक प्लेन पास करो, ये वाला कोई भी, सारी जगह से करके देखना आपको, तीनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस से करके देखो, वाई से, जेड से, अगर कहीं पे भी प्लेन पास हो जाता है तो वो ऑप्टिकली, मतलब वहां पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। ओके। जैसे सी में देखो, ठीक है, जैसे ये अगर मैं ओ ले लो या सर्कल, इसको यहाँ से मैं काट दूं, समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। ये ले लिया मैंने, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल दिखाऊं, ये आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये देखो ये वाला, ये यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर दूं यहाँ पे, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, मतलब यहाँ पे भी क्या है, प्लेन पास हो गया, ठीक है। ये इसका नाम होता है फिशर प्रोजेक्शन, ये भी मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दिस इज कार्बन, कि इस कार्बन पे एक मिथाइल H और OH लगा हुआ है, इस कार्बन पे भी मिथाइल H और OH लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है, और देखो यहाँ पे भी देखो, इसको मैं थोड़ा सा इससे दिखाती हूँ, देखना एक बार बेटा, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ये देखो 4 मेंबर रिंग है, ये आपको ब्लैक बोल्स कार्बन दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। और ये ग्रीन वाली बोल कुछ होगा, कोई भी कंसिडर कर लो, कोई
एटम या ग्रुप होगा। और एक सेकेंड ब्लर आ रही है आई गेस इमेज ना थोड़ी सी, Yes, ma'am. एक मिनट, बैकग्राउंड इफेक्ट्स। इफेक्ट गायब कैसे होता है? ये आगे कर दो तो चल जाएगा ना काम। Yes, ma'am. Okay. देखो टाइम वेस्ट हो रहा है फिर। ठीक है, ये है। अब देखो मुझे ये पास करना है, ये बताना है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। तो मैं कौन से वाला प्लेन पास करूँ? ये वाला प्लेन पास कर दूं, ये वाला देखो बीच में से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बीच में से, या ऐसे देख लो, ऐसे अगर ऐसे दिखता है तो ये देखो, ये वाला कर दूं, ये Yes, वाला। ma'am. अब तुम देखो ये जो ब्लैक बॉल है, जब मैं इसको काटूंगी तो ये आधी कटेगी, ये वाली भी आधी कटती हुई जाएगी। देखो इधर, ठीक है। और इधर देखो, इधर व्हाइट है, इधर भी व्हाइट है, इधर ग्रीन है, और यहाँ पे भी क्या है? ग्रीन है। देखो तो मतलब क्या है, यहाँ पे प्लेन पास हो रहा है। क्या कहते हो, हाँ या ना? Yes. Yes, वो ma'am. वाला प्लेन भी तुम पास कर सकते हो। अगर मान लो मैं इस ग्रीन की जगह मैं कोई और ले लेती हूँ कलर। ये देखो, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे प्लेन पास हो रहा है या नहीं होगा? Ma'am, नहीं होगा. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नो मैम, एक हो रहा है मैम। कितनी जल्दी डिसीजन ले लेते हो ना तुम लोग। मैम हो रहा है ऊपर से मैम, दोनों को आधा आधा ऐसे- कट देगा। ऐसे तुम काटोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बॉल आ रही है और यहाँ पे ब्लू बॉल आ रही है। लेकिन सिर्फ एक जगह से थोड़ी ना तुम चेक करोगे, बाकी से भी चेक करो। अगर तुम मान लो यहाँ से काटो, इधर देखो, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से काटते चलो, काटते चलो, काटते चलो। अपने हाथ में समझो तुम्हारे पास ब्लेड है या चाकू है, नाइफ है, काट के चलो, काट के चलो। ये आधी ब्लू कट जाएगी, आधी व्हाइट, आधी व्हाइट, आधी ग्रीन, और आधा व्हाइट। और ये ब्लैक के सामने क्या होगा? ब्लैक होगा। ये देखो, ऐसे देखो, मैंने ये वाला पास, ये वाला सबको दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. इमेजिन कर रहे हो ना, मेरे हाथ में छुरी है, छुरी, और मैं काटते हुए जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरा ब्लैक के नीचे देखो ब्लैक आ रहा है। तो यस, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे इमेजिन, मतलब क्योंकि ये मॉडल नहीं होगा तुम्हारे पास, तो तुम्हें आना चाहिए इमेजिन करना। तो मैं तुम्हें इस पे समझाती हूँ, बोर्ड पे। ठीक है, देखो इधर आइए, देखो इस पे समझो, क्योंकि बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा वहां पे। तो मैं वो वाला, तो मान लो पहले तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, HCl। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम ये पास कर दोगे प्लेन, है ना? Yes. तो इधर दिख रहा है, वही उधर दिख रहा है। अब मैं ये वाला अगर लेती हूँ, मान लो यहाँ पे HCl है और यहाँ पे क्या है? ClH है। ठीक है, तो आपको दिखेगा मैम यहाँ से तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो तुम कौन से वाला करोगे? अभी मैंने बताया था, ये वाला कर दो जो यहाँ से पास होते हुए जा रहा है, ताकि इसके सामने क्या आए? ये आए। देखो इसको ऐसे देखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब देखो क्या कहते हो, ये वही है जैसे मैंने दिखाया था। यहाँ से पास करो प्लेन को, दिख रहा है? ये सारे कटते हुए Yes, जाएंगे ma'am. इसके सामने। यही तो है, देखो ना, देखो। Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. इमेजिन करना आना चाहिए मेरा बेटा। समझ में आया? कोई बात नहीं, हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हें
पता चल जाएगा चीजें कैसे काम कर रही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर मैं मान लो थ्योरी, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री बस ये होता है, और तुम्हें मैं अभी क्वेश्चन दे दूं जेई का, तुम नहीं बना पाओगे, है ना। तो जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है इसमें, ठीक है। सो अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इसका मतलब ये होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये था, आपको मॉलिक्यूल में से प्लेन पास करके देखना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मतलब वहां पे उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए अब हम आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। किस पे आऊंगी मैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आऊंगी। इसको भी मैं अपने तरीके से समझाऊंगी तुम्हें। देखो पहले तो तुम इसको देखो क्या दिख रहा है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री बहुत आसान होती है बेटा देखने। देखो वो क्या कह रहे हैं, एक इमेजिनरी पॉइंट मॉलिक्यूल में कोई भी एक पॉइंट लो, ठीक है, और वो तुम्हें ऐसा पॉइंट लेना है, जैसे मान लो ये वाला मैंने इस तरीके से बीच वाला पॉइंट ले लिया। तुम्हें इस तरीके के लेना है पॉइंट कि अगर तुम मान लो यहाँ से पूरे मॉलिक्यूल में घूमते हो, जैसे मान लो पहले मैं ऊपर गई, है ना, ऊपर गई तो मुझे क्या मिला, ए मिला, और सेम डिस्टेंस तुम्हें मूव करना है फिर नीचे की साइड। यहाँ पे देखो मुझे कितना क्या मिला, ए मिला, देख रहे हो। मैं यहाँ गई मुझे बी मिला, सेम डिस्टेंस मूव किया मुझे कितना मिला, नीचे बी मिला। यहाँ पे आवाज आ रही है? यस Yes, ma'am. सेम डिस्टेंस मैंने मूव किया इस डायरेक्शन में तो मुझे सी मिला। यहाँ पे गई मुझे डी मिला, और सेम डिस्टेंस मैंने नीचे मूव किया तो मुझे क्या मिला, डी। यानी कि आपको क्या मिल रहे हैं, सिमिलर ग्रुप और एटम्स मिल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल डिस्टेंस पे। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इसको मैं मॉलिक्यूल से समझाती हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखिएगा। देखो मॉलिक्यूल में ये वाला बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एच एच लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए देखो इधर, देखो दिख रहा है तुम लोगों को? यस Yes, ma'am. हाँ एक मिनट को, हाँ ये देखिए, ये बीच वाला मैं पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये वाला, ठीक है। ये मैं इधर जा रही हूँ, ये कार्बन, ठीक है, उतना ही मैं नीचे मूव कर रही हूँ, ये देखो ये वाला कार्बन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे देख लो तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा तो। यहाँ गई कार्बन और इतना ही डिस्टेंस मूव किया कार्बन, ठीक है, बोलो। यस मैम। अब क्या करूंगी, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ से यहाँ गई, व्हाइट बॉल आ रही है, इतना ही डिस्टेंस में नीचे मूव करूंगी तो देखो ये व्हाइट बॉल मिल रही है मुझे, देखो, यस मैम। ठीक है। और यहाँ से मैं यहाँ गई तो मुझे ग्रीन बॉल मिल रही है, इतना ही मैं नीचे डिस्टेंस मूव कर रही हूँ तो मुझे देखो ग्रीन बॉल मिल रही है। तो मतलब पूरे मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने वो जो पॉइंट लिया है जब आप ऊपर जा रहे हो, लाइक जब आप ऊपर जा रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको और उतने इक्वल डिस्टेंस पे क्या मिलना चाहिए, सिमिलर ग्रुप या एटम मिलना चाहिए। सो यू कैन से कि वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या ये चीज यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत आई? हरलीन, नवजोत, आकाश, दीप्ति, सुहानी, सौम्या, आंचल, प्रतीक, रविंदर, आई है तो पूछ लो। No, ma'am. ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे और बच्चे? आकाश है, ठीक है, हरलीन का तो क्या, अंशिका, दिव्या, जश्नप्रीत, हर्ष, हाँ मनप्रीत, मैम गलती से हो गया था।
ठीक है, अब आपके पास पेपर में ये मॉडल तो नहीं होगा, तो आपको खुद देखना है। यहाँ पे देखो, बीच में खड़े हो, ऊपर जाओ, कार्बन, यहाँ पे आओ, सेम है, यहाँ पे गई हाइड्रोजन, यहाँ पे गई हाइड्रोजन, यहाँ पे गई क्लोरीन, यहाँ पे गया क्लोरीन, तो मतलब COS यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यस मैम। ये वाला एग्जांपल मैंने अभी बता दिया। एक और एग्जांपल लो। अपने को यहाँ चेक करना है कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, देखना है यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे गई मैं, आया कार्बन, यहाँ गई, है कुछ सेम नहीं है, यहाँ पे COS नहीं है। ठीक है, यहाँ ये, यहाँ गई मैं, Cl है, यहाँ गई मैं, Cl है, और तुम कहोगे मैम यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहाँ नहीं। नो मैम, वो तो सेम डायरेक्शन में। ये ध्यान से देखो, ये अबाव द प्लेन है, ध्यान से देखो, बताया था कल मैंने, दिस इज अबाव द प्लेन, दिस इज ऑल्सो अबाव द प्लेन। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर एक अबाव द प्लेन है तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये तो यहाँ बिलो द प्लेन होना चाहिए था। सो यू कैन से, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ गए, अबाव द प्लेन क्लोरीन है, सेम डिस्टेंस मूव किया अपोजिट डायरेक्शन में, बिलो द प्लेन आ रहा है, तो यहाँ पे तुम बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझे? यहाँ पे भी तो यही था, देखो यहाँ पे भी तो यही था। अगर एक ग्रीन ऊपर थी तो ये वाली नीचे थी ना, ये देखो, एक व्हाइट ऊपर था तो एक नीचे था। यस। समझे? जैसे इसमें देखो, माइक म्यूट करिए जिसका ऑन है। ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो, है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ गए ऊपर मिथाइल, सेम डिस्टेंस मूव के, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल, यहाँ गए H, यहाँ गए H, यहाँ गए, देखो यहाँ पे भी जा सकते हो तुम O, देखो CH2 देख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। क्या बताया मैंने तुम लोगों को? मैंने शुरुआत की थी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव से और इनएक्टिव से, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे तुम्हारे? जिसमें POS भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। यस और नो? यस। तब आपका बनेगा काम। अगर मैं बोल रही हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो यहाँ पे POS और COS दोनों हो सकती हैं एक मॉलिक्यूल में, या फिर अगर मान लो POS है COS नहीं है, तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर POS नहीं है और COS है तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब कोई भी एक प्रेजेंट अगर होती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोलो हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है, अभी किसने ज्वाइन किया है क्लास? इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है? चलिए, ओके। अब आती है बात, हमने एसिमेट्रिक कंपाउंड की बात कर ली। वो कंपाउंड है जहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पे कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब हम यहीं से एक बात करते हैं, यहीं पे एक और टर्म आती है कायरल। ये तुम्हारा हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में NCERT में क्वेश्चंस भी हैं और तुम्हारे बोर्ड्स में भी आते हैं।
कायरल कंपाउंड क्या होता है? कायरल कंपाउंड को यू कैन ऑल्सो से एसिमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा देखो, कहानी बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास मॉलिक्यूल दिया जाएगा, तुम्हें उसमें सबसे पहले क्या चेक करना है? sp3 कार्बन चेक करना, और सब बच्चों को आता है sp3 कार्बन कौन होता है। sp3 कार्बन पे तुम्हें चेक करना है कि 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होने चाहिए, समझ रहे हो आप? Yes, तो वो क्या होगा, वो वाला सेंटर को हम क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर भी उसको हम बोलते हैं। जैसे तुम नहीं पढ़ते टेट्राहेड्रल में, यही तो पढ़ते हो ना भाई साहब, yes, 4 ग्रुप, ठीक है, 4 ग्रुप लगे हुए। ये मैंने तुम्हें इनऑर्गेनिक में बताया था, चलो इनऑर्गेनिक को तो छोड़ो, तो वहां पे तो बल्कि अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम्हें इनऑर्गेनिक वाली चीज भी आ जाएगी अच्छे से, अगर उस टाइम पे मान लो नहीं आई थी तो आपको क्या दिखना है? sp3 कार्बन। अभी मैं तुम लोगों को ओरल टेस्ट लूंगी, तो ध्यान से सुन लो मैं बोल क्या रही हूँ। sp3 कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं उसको? वो कैसा है? कायरल सेंटर है, या फिर तुम एसिमेट्रिक सेंटर भी उसको बोल सकते हो, ठीक है। दिव्या, समझ में आया मैं क्या बोला? yes, ma'am. ठीक है, अगर समझ में आया मैंने क्या बोला, तो आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुम्हें बताती हूँ। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, इसमें सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। आता है ना चेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा के आई हूँ। अब देखो यहाँ पे तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो सेम तो नहीं, मतलब डिफरेंट तो नहीं लगे हुए। यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक मिथाइल। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ, ऐसे छोड़ो तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। देखो पेपर में ऐसे नहीं देगा, बाय द वे खुला खोल के समझा रहे हैं बस मैं। देखो यहाँ पे चेक करो, ये वाला कार्बन क्या 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है? नहीं मैम, ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। ये वाला देखो कार्बन कायरल है, यहाँ पे एक Cl जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, और ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2 CH3, और ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वाला कार्बन मेरा कैसा है? कायरल है, क्योंकि इस पे चारों ग्रुप क्या लगे हुए हैं बेटा? डिफरेंट लगे हुए हैं। हुआ क्लियर? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी बच्चे प्रतीक, रविंदर, आकाश, दीप्ति, जश्नप्रीत, विवेक, चलिए ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में sp3 ढूंढना है। ये तो हमारा sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, बट यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये तो सेम हो गए, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता। ये वाला देखो सेंटर कायरल है, उसको हम ऐसे स्टार से बेसिकली ऐसे स्टार बना देते हैं दिखाने के लिए कायरल है। कैसे कायरल है? इस वाले कार्बन पे देखो एक मिथाइल लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, देखो सारे बच्चे। और जब आप यहाँ गए तो कार्बन पे 2 H है, यहाँ पे गए कार्बन पे 2 H है, सेम हो गया। साइक्लिक्स, ध्यान करो साइक्लिक रिंग में अपन कैसे चलते हैं? कार्बन वाइज कार्बन चलते हैं। यहाँ पे गए कार्बन पे 2 H, यहाँ पे गए डबल बॉन्ड आ गया और एक H है, इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया। तो मतलब ये वाला कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है। हरलीन ठीक है? Yes, ma'am. अभी मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी, जितनी गलतियां करनी है तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। गलतियां करने के बाद तुम्हें ये पता लगना चाहिए कि तुमने गलती की कहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क। सबको क्लियर है? इतना इंटेलिजेंट बन रहे हो यार सारे तो तुम। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन है इसमें, और एक इसमें ये वाला है। ठीक है, चले आगे। Yes, Yes, ma'am. ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है क्या जो मुझे बताना? एक मिनट, ठीक है, तुम मेरे को बताना।
बताना है तुम लोगों को कायरल सेंटर है या नहीं है। ये लास्ट वाला मत बताना, पहले दो मुझे बताओ कि यहाँ पे कायरल कार्बन है या नहीं है। मेरे को करके बताओ, मैं सब तक पानी एक बार लेके आती हूँ मेरा। चलो सोच लो एक बार, है कि नहीं। हम्म। आपको सी में नहीं बताना है, वो मैं बताऊंगी। वेरी गुड। 6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, शाबाश। आकाश तुम बताओ। मैम है। फिर ए वाले में कह रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम, फर्स्ट वाले में है। कितने हैं? 2। ये पता चला था किसी को? नहीं पता चला? देखो इधर, इधर आओ। ये इस वाले कार्बन पे एक क्लोरीन अटैच है, एक हाइड्रोजन। अब रिंग में तुम्हें घूमना है, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे H के साथ बी आ रहा है, तो यहाँ ये तो हो गया कायरल कार्बन। ऐसे ही ये वाला भी है, देखो इस पे भी BRH लगा हुआ है और ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो यानी कि 2 कायरल कार्बन है यहाँ पे। कायरल सेंटर कितने हैं यहाँ पे? 2। अरे ओ शिट, अरे यार अंडू कैसे होता है? शुक्र है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब याद है मुझे क्या लिखा था। एक तो ये था अपना, एक ये था, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बेसिकली 2 थे हमारे, तो कायरल सेंटर कितने हो गए यहाँ पे? 2। 2। यहाँ पे है सेकंड में नो मैम। है? नो हाँ कि ना? नो मैम। नो मैम। नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ClH है, बट यहाँ गए कार्बन पे 2 H, नीचे गए कार्बन पे 2 H, यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ पे गए सेम आ गया ना, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक बेटा ये वाला देखो कंपाउंड, जरूरी नहीं है कि हमेशा कायरल कार्बन होगा, कायरल नाइट्रोजन, कायरल फोस्फोरस, कायरल सल्फर भी होते हैं, बट पेपर में तुम्हारे नहीं पूछे जाते वो ज्यादा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए बता रही हूँ, तुम्हें ऑर्गेनिक में काम आएगा। देखो यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि नाइट्रोजन कायरल है, क्यों? आप बोलोगे कि मैम एक तो लोन पेयर लगा हुआ है, लोन पेयर को भी हम लोग उसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक आप बोलोगे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ड्यूटेरियम, और ये पूरा ग्रुप, तो आप बोलोगे कायरल है, बट एक्चुअल में क्या है, ये नहीं है कायरल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके लोन पेयर है, देखो ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, देख रहे हो? तो रेजोनेंस में जाने के बाद बेसिकली ये डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, कैन यू सी दैट? देखो यस मैम। यस अब यहाँ पे रेजोनेंस होने के कारण ये नाइट्रोजन sp3 ना रह के क्या हो चुका है, sp2। और sp2 पे तुम लोग कायरल है या नहीं है नहीं देखते हो। क्लियर है ये चीज? यस तो ये काफी यस सही कॉन्सेप्ट है जो कि तुम लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आगे दोबारा आएगा, मतलब ऐसा कुछ केस आएगा तो डेफिनेटली आई विल टेल। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करोगे? चलो आओ। पहला क्वेश्चन, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है,
नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, आपको बताना है। चेक करो। काउंट करना है आप लोगों को कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, या यू कैन से कायरल कार्बन। कितने आ रहे हैं टोटल? एक है बस। मैम 4। मैम 5। मैम 3। 4 5 5 आ रहे हैं। और बताओ प्रतीक, जिन्होंने हैंड रेस किया है बताओ। 3, विवेक कह रहा है 3। एक ये वाला है, यस मैम। यस मैम। चलो बधाई हो। एक ये वाला है, ये वाला, यस मैम। ठीक है। एक ये वाला है, यस मैम। और यस ये मैम। ये देख के आंसर दिया 3। एक ये भी तो है, देखो ना, यस यस। यहाँ H लगा हुआ है, इधर देखो, यहाँ गए कार्बन पे OH है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी डिफरेंट है ना, देखो, यस देख रहे हो क्या? यस मैम। यस ध्यान मैम। से। इधर देखो, यहाँ कार्बन पे H है, एक डिफरेंट, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन पे 2H, यहाँ पे कार्बन पे 1H है, यहाँ पे ये OH है, होगा डिफरेंट सारा, तो ये भी कायरल सेंटर है। और एक ये भी है, ये देखो ये वाला, ये वाला। तो 1 2 3 4 5 आंसर कितना? 5। 3 नहीं आएगा, सो यू हैव टू कंसिडर। पूरे मॉलिक्यूल में झांकना है तुम लोगों को, पूरे मॉलिक्यूल में। चलो और करते हैं, ये करो, घबराना मत इसको देख के, इसको फटाफट से बनाओ नोटबुक में। और टेस्टोस्टेरोन का ही ये वो है, लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज योर स्टेरॉइडल हार्मोन। सो यस, इसमें हमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम बताना है। कितने हैं बच्चों, कितने आ रहे हैं? 6। एक 6 प्रतीक ने बोला है क्या? एक, ठीक है, और 2 3 8। 4 5 और एक ये 6। और कोई है? नहीं, और नहीं है। नो मैम। तो आंसर कितना आएगा? 6।
हुआ बताऊं? दिव्या नहीं हुआ था क्या? दिव्या जी क्या कर रहे हो? नो मैम नहीं हुआ था। क्या दिक्कत आई इसमें? बताना पड़ेगा क्या दिक्कत है। यहाँ पे 1 2 3, एक तो ये बेसिकली हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ गए हाइड्रोजन, यहाँ गए 2 हाइड्रोजन, हो गया डिफरेंट। यहाँ गए, देखो इधर गो, इधर देखो हाइड्रोजन, और ये पूरा अलग है। इधर देखो, ध्यान से देखो। तो आपको बेसिकली क्या चेक करना है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है या नहीं है, समझे? Yes, ma'am. ऑल राइट, ये आपको जो है चेक करना है। तो आंसर आ जाएगा 6। ये वाला करो। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन एटम फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ऐसे कितने स्ट्रक्चर है जहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन है, या मैं बोलूं कायरल कार्बन? कितने हैं? Ma'am, 2. मैम 2 स्ट्रक्चर्स है। अमनदीप कौन से 2 स्ट्रक्चर है? Ma'am, first and last. एक ये है, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है बाय द वे? मैम इसमें डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है ना, तो वो रेजोनेंस में शो। अरे बाबा, कहाँ रेजोनेंस शो करेगा? कहाँ करेगा बताओ? कौन सा वाला, ये वाला कह रहे हो करेगा? sp3 कार्बन है ना ये, ओके मैम। कायरल सेंटर है भाई। यहाँ पे तो 3 है, तो आपको वो स्ट्रक्चर बताने थे जहाँ पे है एसिमेट्रिक कार्बन। तो 1 2 3। अरे भाई, नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ है रेजोनेंस में? अगर तुम ज्यादा दिमाग लड़ा रहे हो तो देखो इधर। इसका मतलब जीओसी पढ़ना चालू नहीं किया तुम लोगों ने। कहाँ है रेजोनेंस, बताना। कहाँ है रेजोनेंस? लोन पेयर सिंगल वो होना चाहिए, डबल, जैसे इसमें था। ये देखो, लोन पेयर सिंगल फिर डबल। ओके मैम। सबको बोल रही हूँ, नोट फॉर अमनदीप। ऑर्गेनिक पढ़ना चालू करो, जीओसी फायदे में रहोगे, वरना ऐसी क्लास में आके बैठ के चले जाओगे। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तो अभी तो मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है। अगर ये तुम्हारी रेगुलर क्लास होती ना, अब तक तो मैं आरएस पढ़ा चुकी होती तुम लोगों को। और तुम लोगों का लाइक ये है, आधे बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और ये भी नहीं बता रहे हो कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो क्या समझ में नहीं आ रही है, वो आपको बताना पड़ेगा। और ये तो तुम्हारे बोर्ड्स लेवल का पढ़ाया मैंने अभी, कायरल कार्बन। ये तो मैं जेई पे तो आते नहीं, जेई में बता दूं कैसे क्वेश्चन आता है ऐसे। ये भी जेई का है, करो इसको। करो। The isomeric deuterated bromide with molecular formula C4H8Br having 2 chiral carbon atoms। आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं और ये पता करना है कि 2 chiral कार्बन किसमें होंगे।
सौम्या आप ट्राई नहीं कर रहे हो क्या बेटा? मैम कर रहे हैं अभी। रविंदर, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 पैरेलल कार्बन है? थर्ड वाला मैम। थर्ड वाला। करो ना हैंड रेस फिर। क्या भी आया आंसर? अभी अभी किया था मैम। 3 4। 2 पे क्या है? ब्रोमो। और 3 पे क्या है? ड्यूटेरियम। तो बस चेक कर लो। यही 2 है पैरेलल कार्बन, 1 2। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड। वेरी गुड रविंदर। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब वही बात है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है नहीं आया उसी से ही पता चलेगा। अब आपको यहाँ क्या चेक करना है? कौन सा कंपाउंड कायरल है, चेक करो। कायरल कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। या इसकी जगह मैं एक ये लाइन लिखवाऊंगी, वो ज्यादा सही होगी। इफ ओनली, सब बच्चे लिखेंगे ये लाइन। इफ ओनली 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट in a molecule, then it is always optically active. समझे? अगर एक ही कायरल कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में बेटा, तो जो उसकी मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी हमेशा, और वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे चेक करो, इस वाले कार्बन पे 2 H सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं है। यहाँ पे चारों डिफरेंट है, आंसर तो यही है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कायरल नहीं है, और यहाँ पे देखो सिमिट्री भी तुम्हें दिखाई देगी, है ना? यहाँ पे देखो, ये तुम्हें कायरल तो दिखेगा। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे ये, यहाँ पे NH2HPH और ये पूरा ग्रुप अलग, ये भी कायरल। तो 2 कायरल है। मैंने बोला अगर एक ही कायरल कार्बन है तो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे देखो प्लेनो सिमिट्री प्रेजेंट है, तो ये कायरल नहीं होगा। क्योंकि जहां पे प्लेनो सिमिट्री प्रेजेंट हो जाती है, मैंने अब तुम लोगों को बताया था, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा और वो कायरल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत हो सकता है कंफ्यूजन हुई होगी, मैम ये क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे तो कायरल कार्बन है फिर भी आप बोल रहे हो कि ये कायरल नहीं है। यस, ये आगे आपका एक टॉपिक भी है जहां पे कायरल कार्बन होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तभी मैंने तुम्हें एक लाइन ये लिखाई कि अगर एक ही कायरल कार्बन, अभी सिर्फ तुम्हें इतना ही जानना है, एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब उसमें कोई सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ना ही प्लेनो सिमिट्री, ना ही सेंट्रो सिमिट्री। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये 2023 में आया था क्वेश्चन। तो आपको ये बताना था, एग्जामिनर ने ये बहुत सारे कंपाउंड दिए थे और आपको बताना था इसमें से कायरल कंपाउंड्स कौन से हैं। सो यहाँ पे A, P, C, D, E, ये मैं ही बताऊंगी आप लोगों को कैसे होगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है। तो सबसे पहले मैं सेकंड B की बात करती हूँ। हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कायरल है। तुम चेक कर लो, यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है। देखो एक ही है, दिख रहा है? Yes, ma'am. और ये क्या होने वाला है? एक ही कायरल कार्बन है, तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मतलब बी वाला हमारा क्या है? एक कायरल कंपाउंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई वाले में। देखो ई वाला ये है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। जेई 2022 पता नहीं 23 का सवाल है। अगर मैं यहाँ से काट दूं इसको, देखना प्लेन पास कर दूं, तो ये इसके सामने आएगा,
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये कायरल नहीं नहीं। आपको सिंपल ये चीजें चेक करनी है, अगर प्लेन पास मतलब अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो नहीं होगा कायरल, बस ये चीज ध्यान रखना। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो ई वाला नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन ध्यान से देखना, इमेजिन करना। यहाँ पे देखो ध्यान से, कौन सा वाला प्लेन पास करूं? अगर मैं ये वाला करती हूँ ऐसे सीधा वाला तो तुम्हें नहीं दिखेगा। अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर दूं, देखना, तो यहाँ पे डैश पे वेज पे वेज पे वेज पे वेज पे हो गया प्लेन पास। तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है। ए कायरल है, ए कायरल है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, कायरल कार्बन को देख के जज करते हैं, नहीं, अगर एक ही कायरल कार्बन है तो आंख ही बंद करके कर दो। बट अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है तुम्हारे कंपाउंड में मेरा बेटा, तो वो कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ये वाला देखो, सी वाला, सी वाले को मैं ऐसे बनाती हूँ, ध्यान से देखना, घबराना नहीं है। ये इसका मतलब ऐसे बनाया हुआ, देखो इसका मतलब H नहीं दे रखा ना, तो अंडरस्टूड है एक H होगा, बिकॉज कार्बन के तो 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या दिख रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी कायरल नहीं है। अब बचा ए वाला, ए वाले को कैसे देखेंगे? देखो इधर, COH अबव द प्लेन है, तो H ऑटोमेटिकली बिलो द प्लेन जाएगा। और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पे PH है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो H है ना। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम देखोगे कोई कायरल कार्बन तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन, क्योंकि जब तुम रिंग में जाओगे तो एनवायरनमेंट सेम मिलेगा, बट स्टिल दिस इज अ कायरल। आप समझ रहे हो? कायरल सेंटर ना होते हुए भी कायरल है, यही तो खेल है ऑर्गेनिक का। मतलब आपको पता है किस तरीके से चलना है, आपको सिमेट्री एलिमेंट से चेक करना है। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो ए कायरल होगा, अगर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा? कायरल। ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा मेरे से कि कैसे डिसाइड करना है। अब मैम यहाँ पे कायरल तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो ये कंपाउंड कायरल है, क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड एसिमेट्रिकल है। कैसे है? आओ इधर, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास कर दूं, इधर देखो, यहाँ पे देखना एक बार, मतलब बेसिकली इनको काटता हुआ जाएगा, देखो इधर, इनको काटता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे H आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? PH आ रहा है। देख रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे H आ रहा है और PH आ रहा है। सो मतलब हुआ क्या, यानी कि यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, एसिमेट्रिकल है, और अगर एसिमेट्रिकल है तो ये कैसा है? कायरल है। कायरल। समझे ये वाली चीज? यस मैम। यस मैम। में जो है देखना है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर एक बार घर से करना। सो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? टू आएगा। तो यानी कि यू हैव टू चेक कि आपका मॉलिक्यूल, देखो अगर मान लो पूरे मॉलिक्यूल में आपको एक कायरल कार्बन दिख रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें कभी कोई सिमेट्री नहीं आएगी। बट अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना, आप बस ये चेक कर लो वहां पे सिमेट्री है या नहीं है। अगर वहां पे प्लेनो सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ए कायरल होगा, ए कायरल, ठीक है। और अगर सिमेट्री नहीं है तो वो क्या होने वाला है? फिर कायरल होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आगे आने वाले क्लासेस में भी आएंगे, तो ये चीज तुम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ, अगर मान लो यहाँ पे H की जगह PH होता ना तो फिर वो कायरल नहीं होता, क्यों? फिर तो वो सारा कट, मतलब यहाँ पे H होता, यहाँ पे भी H होता है ना, तो वो तो क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूल में डिवाइड कर दिया ना जो तुमने प्लेन पास किया है, तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। बट यहाँ H है, यहाँ PH है, तो इसीलिए नहीं हो रही है वो चीज, ठीक है क्या?
यस मैम। यस मैम। ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए ठीक है। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगी। कोई बच्चा जाएगा नहीं, अभी मैं डाउट लूंगी। RS कॉन्फ़िगरेशन मैं कल करवाऊंगी, अभी मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये 10 मिनट का टॉपिक नहीं है, कम से कम इसमें 20 मिनट लगेंगे और मैं सोच रही थी कि आपको आज छोड़ दूंगी जल्दी, है ना, ताकि तुम लोग भी अपना थोड़ा एंजॉय कर सको। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ डाउट लेने के लिए, तो इफ यू हैव अ डाउट तो ढूंढ लो अपने असाइनमेंट से, तब तक मैं आंचल का डाउट ले लेती हूँ। आंचल, तुमने मेरे को पर्सनल ग्रुप में भेजा था ना बेटा? यस मैम। हाँ, और आंचल जब डाउट रिजोल्व हो जाएगा ना तो वहां पे डाल देना कि डाउट रिजोल्व हो गया है। अभी देखो भाई, सारे बच्चे देखेंगे आंचल ने क्या क्वेश्चन पूछा है। आंचल ने बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या, ठीक है? तो आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेगा? कैन एनीवन वांट्स टू ट्राई? तो मुझे बता सकता है, कोई बच्चा नहीं जाएगा क्लास छोड़ के। इसको आप ऐसे लिखो, कोई बताओ बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी उसको। आंचल ऐसे लिख लूं ना इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम Z और E वाली कॉन्फ़िगरेशन बताना। Z होगी। अब देखो यहाँ पे कार्बन से डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे कार्बन, तो ऑब्वियस ही बात है इसको मिलेगा हाई प्रायोरिटी। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन कार्बन से ही अटैच है, ये भी, यानी कि पहला तो सेम हो गया, आपको फिर नेक्स्ट पे मूव करना है। तो ये कार्बन हमारा CCH से जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बन हमारा HHC से जुड़ा हुआ है। कौन जीत गया बेटा? ये वाला जीत गया। तो यानी कि हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी आंचल, तो Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है? यस मैम। और पूछो, और किसी का कोई डाउट है तो? मैं बैठी हूँ बेटा यहाँ पे, बताइए। अगर असाइनमेंट तुमने किसी ने सॉल्व किया है, या कल की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है, या वैसे कोई डाउट है, कुछ पूछना है मेरे से, कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आज जो मैंने करवाया है उससे रिलेटेड डाउट है, नहीं देखने आ रहा है कारण, जो भी है प्लीज आस्क। हाय राम, किसी को कुछ नहीं पूछना? ठीक है, नहीं पूछ रहा है तो आप जा सकते। मैम मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, मतलब बस ढूंढ के देना है मैम को, अभी वैसे कुछ हो ना हो। सो बेसिकली वो वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, सो जो भी आप लोगों को टास्क मिले हुए हैं टीचर की साइड से, उसको देना स्टार्ट करो। रविंदर, प्रतीक, है ना, जो मेरे लाइक जिनकी मैं मेंटर हूँ, सुहानी, मैम ग्रुप में एक क्वेश्चन सेंड किया था मैम, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कब किया? अभी किया बेटा? यस मैम, 128 पे किया था। अच्छा, ओके। केमिस्ट्री वाले में किया था क्या? यस मैम। देखती हूँ। ओके, सुहानी ने भेजा है मेरे को, ठीक है। बैठे रहोगे सारे, सुहानी का सवाल देखो सारे बच्चे। सुहानी, रिजोल्व हो जाएगा तो ग्रुप में डाल देना रिजोल्व, सेम फॉर यू। क्या नाम है बेटा? ओके मैम। अच्छा, देखो भाई, सुहानी ने ये सवाल पूछा है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के रिगार्डिंग, है ना? तो पहली स्टेटमेंट वो बोल रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब आपको ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यस बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं बेटा, वो सिस और ट्रांस मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और जो सिस और ट्रांस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो यस, अगर मान लो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप कर रहे हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद है तुमने 9वीं 10वीं में किया था, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जब होता है तब आप लोग क्या करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पे कर सकते हो। और आपको पता है सिस और ट्रांस, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग आता है, तो यस यू कैन सेपरेट दिस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है सुहानी। सेकंड बोल रहा है
कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिस्टेंस जो होना चाहिए बिटवीन टू पर्टिकुलर ग्रुप एट द एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी चेंज। यस बिल्कुल, मान लो ये दो ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, इनमें कुछ डिस्टेंस L1 है और इसका जब तुम ट्रांसफॉर्म बना रहे हो तो इसका डिस्टेंस लेट से L2 है, तो डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट, तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, कंडीशन थी ये, है ना। तो ये ठीक है। Yes. फिर वो कह रहे हैं कि साइक्लोएल्कीन में, इन साइक्लोएल्कीन द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट अक्रॉस CC विद रिंग साइज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 कार्बन एटम। यस, तो मैंने तुम्हें बोला था कि साइक्लोएल्केन में अगर 8 मेंबर्ड रिंग है या उससे ज्यादा वाली मेंबर्ड रिंग है तो वहां पे GI दिखाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। फिर फोर्थ बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड दिया है वो GI नहीं दिखाता बिकॉज इट हैज ओनली 7 कार्बन एटम्स इन रिंग। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली ये है तुम्हारा, तो बच्चों इधर देखो 7 मेंबर्ड रिंग है, इसके अराउंड नहीं दिखाएगा वो GI, लेकिन ये साइक्लोएल्केन सिस्टम है ना, इसको तुम सिस पे लगा सकते हो एक बार, और एक बार किस पे लगा सकते हो बताओ? ट्रांस पे लगा सकते हो, तो यानी कि ये दिखाएगा GI। हालांकि डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, बट वैसे साइक्लोएल्केन सिस्टम है, ये वाला sp3 कार्बन पे अलग ग्रुप है, तो वो GI दिखाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम। पानी हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है। हाँ जी अमनदीप, ओके हाँ चल बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, पहले मैं एक बार अमनदीप का कर देती हूँ। देखो कोई भी बच्चा क्लास से नहीं जाएगा। अमनदीप ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है और इसने वो क्वेश्चन पूछा जो मैं क्लास में करा चुकी हूँ, कितना पिटाई करूँ मैं तुम्हारी। आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था पेपर में और आपको बताना था कि कितने आइसोमेरिक फॉर्म होंगे, भूल गए? MABCD टाइप। यस मैम 3। क्या? हाँ जी बोलो बोलो। मैम 3। मैम 3। हाँ 3 बनेंगे। तो यहाँ पे एक A को फिक्स करके रख लो, वैसे आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो, मैं A को कर लेती हूँ। तो B को आप यहाँ ले आओ, C यहाँ चला जाएगा, D यहाँ, है ना। अब इसको घुमा लो आगे करके, D को ले आओ यहाँ पे, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ। तो इसके अलावा कोई और पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, और आओ, एक ये क्वेश्चन आया था। हाँ बोलो अमनदीप। ओके मैम कहा था। ये वाला एक क्वेश्चन था, ये भी मैंने तुम्हें कराया था क्लास में, जहाँ पे मैंने तुम्हें PYQ प्रैक्टिस सेशन कराया था। फाइंड द नंबर ऑफ GI पॉसिबल फॉर दिस, और L आपको ये वाला लिगेंड दिया हुआ है ग्लाइसिनेट वाला। ठीक है चलो कैसे बना सकते हैं, आओ आओ जी आओ। ClCl को सिस पे लगाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? NO NO, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है एक तो। यस और कितनी बन सकती है? चलो इसको सिस पे रखो, ये ऑक्सीजन के सामने N था ना, अब मैं N के सामने N ला रही हूँ। एक ये बनेगा, अब एक बना लो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, कितना आएगा? एक ये बन गया, 3 बन गए। अब क्या करूं मैं? Cl को ट्रांस पे ले आओ, NO NO। अब NN है यहाँ पे क्या कर दो, फिर तुम उल्टा कर दो। ठीक है, तो एक टोटल कितने बन गए? 5। इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा था आपसे, तो 5 इसका क्या होना था? आंसर। ओके मैम थैंक यू। ठीक है, आंसर कहाँ भेजा बेटा? डाउट? मैम पर्सनल ग्रुप में। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, हो गया। ये इरेज कर दो इसको। देखो एक और पूछा अंचल ने क्वेश्चन असाइनमेंट से, ये कौन सा? ये
बेटा एक्चुअली ये 3 क्वेश्चन है, तीनों पूछने हैं। मैम फर्स्ट वाला। अच्छा फर्स्ट वाला, मैं फर्स्ट वाला बता देती हूँ, बाकी तुम अपने आप कर लोगी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो तो बेटा यहाँ पे ना क्या दिए हुए थे, कुछ पेयर दिए हुए थे, मैं वो पेयर लिखती हूँ। तुम लोग अपना असाइनमेंट भी खोल सकते हो, असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाला हुआ मैंने एक तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पेयर, मतलब जो पेयर है उसमें से कौन सा सही ऑर्डर है। तो इसके बारे में उन्होंने पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट का ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, ये तो गलत है ना, ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। यस मैम। Yes, ये ma'am. ऑर्डर गलत है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था। सेकंड पे आओ, सेकंड इन्होंने ये पूछा है यहाँ पे पूछा इन्होंने कि ये डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर होगा, चेक करते हैं डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर यही होगा कि नहीं होगा। देखो आंचल COH हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अपनी तरफ खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये भी खींचेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, ये खींचेगा ये भी खींचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो डायपोल मूवमेंट तो इसका ज्यादा होगा, तो यानी कि ये भी क्या है, गलत ऑर्डर है, ठीक है। फिर नीचे वाले का देखो बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस वाले का ज्यादा बोला हुआ है, लेकिन सिस वाले को होगा ना यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि देखो वही सेम क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा तो रिजल्टेंट ऊपर आएगा, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा पोलर ये होगा, अगर पोलर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा, तो ये भी आपका गलत है, तो लास्ट वाला इसका सही ऑप्शन होगा। हटाऊं इसको, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। आई होप सारे बच्चे सुन रहे हो, कान बंद करके नहीं बैठे, क्योंकि हो सकता है यही तुम लोगों का भी डाउट आए। Yes, ma'am. यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि सोलुबिलिटी इन वाटर, तो जिसका जो ज्यादा पोलर होगा वो ज्यादा सोलुबल होगा, तो चेक करते हैं। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये देगा, COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो खींचेगा, दोनों ही नीचे की तरफ आ रहे हैं तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे ये खींचेगा ये देगा, तो बेसिकली क्या होगा, पूरा कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ COH है CH3 है, बट इसका ज्यादा होगा, दिस इज मोर पोलर, मानते हो कि नहीं। Yes, Yes, ma'am. yes, अगर पोलर ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी भी पानी में ज्यादा होगी, तो ये वाला लास्ट वाला जो पेयर था अंचल वो ठीक था। हुआ क्लियर? yes मैम। और बोलो, खत्म? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर और डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, कोई जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, और फिर मैं उसको रिजोल्व कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही है, अपना तुम मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो और इसको रिवाइज करते रहो साथ साथ, ताकि लिंक ना टूटे। चलो ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, अभी आप लीव कर सकते हो। Bye, ma'am.